बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइन स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक 4.4 यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2 का इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। तो इक्विलिब्रियम बहुत ही इजी और मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। जो लोग इसे स्किप करते हैं, मैं तो कहती हूँ वो बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं। किसी ने भी इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, बहुत ही ईजी है। इसमें जो चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, वो कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी। लेकिन इस टॉपिक को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। टॉपिक 4.4 इक्विलिब्रियम। पहले हम अगर डेफिनेशन देखें इक्विलिब्रियम की, तो हम क्या क्या इक्विलिब्रियम मीन्स तवाज़ुन, ठीक है, कि बॉडी जो है वो बैलेंस्ड है। तो बॉडी बैलेंस कब होती है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही पे रहे, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहे। उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी अगर हम उनको सम अप करें तो वो क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। बहुत सारी फोर्सेस तो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, लेकिन जब हम उसका नेट लेते हैं तो नेट उन सारी फोर्सेस का हमारे पास जीरो आता है। इट मींस कि उस बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो, और वेलोसिटी तब चेंज होती है जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहे तो बॉडी अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखेगी, मींस कि वो इक्विलिब्रियम ही में है और इक्विलिब्रियम में ही रहेगी until and unless we apply force on the body to change its velocity and to produce acceleration in it, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन, दो तरह की कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस, एक तो फोर्सेस एक्ट करती हैं, दूसरी ऐसी फोर्सेस एक्ट करती हैं जो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो मींस कि अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो हो सकता है कि वो लीनियरली स्टेबल हो, लेकिन वो स्पिन कर रही है, ठीक है, वो स्पिन वाइज वो स्टेबल ना हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक हम कंडीशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस और दूसरी हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है। व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, कि बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जब उन सारी फोर्सेस को सम अप करें तो उनका सम हमारे पास क्या आए, जीरो आए। मींस कि जो नेट हमारे पास आ रहा है, नेट फोर्स जो हमारे पास आ रही है वो जीरो आ रही है। इट मीन्स के इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। कि बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका नेट हमारे पास जीरो है, तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है और बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फॉलो कर रही है। अब नेट फोर्स क्या है। बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3 टिल Fn। इन सारी फोर्सेस को हम सम अप करें और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मींस F नेट जीरो है, तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, इसको हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं, टॉर्क्स की बेस पे डिफाइन करते हैं। जब जितनी भी टॉर्क्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जब उन सब का सम क्या हो, जीरो हो, ठीक है। उन सबको हम सम अप करें वो जीरो आए, तो इट मींस कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, टॉर्क नेट सारी टॉर्क्स को सम अप करें, उनका सम हमारे पास क्या आए, जीरो। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन फॉलो करिए तो इट मींस बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो करिए तो मींस बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन एट अ टाइम ऐसा हो सकता है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, या ये भी हो सकता है कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर हम बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, ठीक है, कि उसमें वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, तो उसके लिए फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस दोनों को सेटिस्फाई करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ द बॉडी कैन बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए आप लोगों ने आंसर लिखना है, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी
सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क्स भी हम इसको बोलते हैं। जो इसका सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बोलते हैं। और ये जो टर्म है ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिहाज से भी, क्योंकि अभी जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हुए थे प्रैक्टिकल आए थे उसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पूछा हुआ था और बच्चों ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देकर है। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे जो ओवर इंटेलिजेंट नहीं मीन्स जो शार्प थे, उन्होंने तो पिक कर ली बात कि हम ये चीज उसमें लिखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो आप लोगों ने आप समझ के इसको पढ़ना है, और अपने आपकी जो प्रैक्टिकल की तैयारी होगी वो भी आपकी थ्योरी वाले पोर्शन आप स्टडी करेंगे तो तभी आप लोगों की प्रैक्टिकल की तैयारी होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो भी अब आप लोगों का SLO बेस या फिर जो रिटर्न आता है, परफॉर्मेंस वाला नहीं आता। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक्टिंग अबाउट अ पिवट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स टेकन अबाउट द सेम पिवट। ठीक है, तो मतलब एक पिवट मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो टॉर्क्स एक्ट कर रही हैं, क्लॉकवाइज भी एक्ट कर रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी एक्ट कर रही हैं। दोनों टॉर्क्स को हम सॉल्व करें तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स का हमारे पास सम आता है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स के सम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, दोनों टॉर्क्स का जो सम आता है वो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मीन्स के एक बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी है उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रही है क्लॉकवाइज जो कि 2 न्यूटन मीटर की है। ठीक है, और दूसरी एक्ट कर रही है वो भी 2 न्यूटन मीटर की है। सही है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बॉडी के ऊपर एक जो है वो 3 न्यूटन मीटर की है और प्लस एंटी, क्योंकि हम इसको नेगेटिव मींस के एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन मेंशन करेंगे, और दूसरी 1 न्यूटन मीटर की है। तो दोनों को सॉल्व करें, 2 + 2 4 और 3 ये -3 प्लस माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा और ये भी ओवरऑल क्या आ जाएगा -4। तो हमारे पास अगर हम इनके साइंस को स्किप कर दें, साइन को जस्ट हमने किसके लिए शो किया है, जस्ट इसका एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है उसको शो करने के लिए हमने जस्ट ये देखा है। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आ जाएगी, और नेट टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 4 - 4 तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है और ये आता भी लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम पूछेंगे या स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलग से करके। तो अगर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है तो हमारे पास 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक है स्टैटिक और दूसरे हैं डायनामिक। अच्छा, बच्चे कंडीशंस और टाइप्स को मिक्स कर देते हैं। आप लोगों ने कंडीशंस और टाइप्स को मिक्स नहीं करना। कंडीशंस फर्स्ट कंडीशंस एंड सेकंड कंडीशंस जिसमें हम फोर्सेस और टॉर्क्स के सम को स्टडी करते हैं, और टाइप्स में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना। मैंने आपको एक दफा जब बात बच्चों के माइंड में बोल दी जाए बच्चों के सामने तो उनके माइंड में बैठ जाती है और वो खुद ही मेरे ख्याल से तो उसको डिफरेंशिएट आप कर लेंगे कि कंडीशन में वो क्या लिखेंगे और टाइप्स में क्या लिखेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, हमने बोला कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है या उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सारी फोर्सेस का सम 0 है, मतलब कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इट मीन्स के बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है और उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो उन सारों का सम हमारे पास 0 आ रहा है, इसके बावजूद भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम है। बॉडी रेस्ट पे जब होती है तब स्टैटिक इक्विलिब्रियम
स्टडी करते हैं हम, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल and several torques acting on the body, then the body is said to be in static equilibrium। कि एक बॉडी रेस्ट पे है, चाहे जितनी मर्जी उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जितनी मर्जी टॉर्क्स एक्ट कर रही हैं, लेकिन उन टॉर्क्स का जो नेट है या उन फोर्सेस का जो नेट है वो जीरो आ रहा है और बॉडी रेस्ट ही पे रह रही है, तो इट मीन्स कि बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बुक को स्टडी करेंगे, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो किसमें है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। कैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर दो, ये टेबल की सरफेस है, उसके ऊपर बुक पर पड़ी हुई है। अब बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और न्यूटन का लॉ कहता है कि यहाँ पे जब भी बॉडी जो वेट का ऑपोजिट एक नॉर्मल फोर्स होती है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, और वो किसके बराबर होती है, बॉडी के वेट के बराबर होती है। तो इट मीन्स के डाउन ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक अगर इसको हम प्लस लें और इसको हम 4 न्यूटन लें और इसको हम इसका भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगी, नेगेटिव है, तो नेट फोर्स क्या होगी, 4 - 4 0 होगी। तो इट मीन्स के बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है और इसके ऊपर किसी किस्म की ऐसी फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही जो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो इट मीन्स के बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। द वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द टेबल सरफेस, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो रिएक्शनल फोर्स है, जो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जो उसके वेट के बराबर होती है, वो नॉर्मल फोर्स कहलाती है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो बॉडी के वेट को बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पे मौजूद है और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मीन्स मोशन, ठीक है। अब मोशन में हम यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मीन्स के एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो उसका इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, when the body is moving at uniform velocity under the action of several forces acting together, the body is said to be in डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि जब बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, चाहे जितनी मर्जी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हो, तो उस वक्त हम उसे क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसको फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोड के ऊपर मूव कर रही है तो वो डायनामिक ट्रांसलेशनल मोशन में है। लेकिन अगर हम फैन की बात करें कि एक फैन जो है वो अनचेंजिंग वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो उस वक्त वो डायनामिक रोटेशनल मोशन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसमें क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट पे होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल टॉर्क्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज moving with uniform linear velocity, the body is said to be in dynamic translational equilibrium. For example, a paratrooper falling down with constant velocity, ठीक है। एक पैराट्रूपर जो है वो आसमान से नीचे सीधा आ रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है। इट मींस कि वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और उसमें एग्जांपल, सीलिंग फैन इज रोटेटिंग विद अनचेंजिंग वेलोसिटी, कि अगर सीलिंग फैन अनचेंजिंग वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। दिस वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, इट्स कंडीशंस एंड इट्स टाइप्स। आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना और अच्छे से इसको याद करना है, इसको स्किप भी नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।